उसको सुने, उस अनुसार उसको उठा ले। नहीं देख करके उसका बच्चा 90% लाया तो मेरा बच्चा भी लाया, ऐसा नहीं। ऐसा प्रेशर जब नहीं, बच्चे की क्या मानसिक स्थिति है उसको आप समझिए। जब आप उसको समझेंगे तभी आप उसको बेहतर बच्चा बना पाएंगे। और छोटी आजकल मोबाइल के युग में आप जो देख रहे हैं, ये हमारे कितनी माताएं बैठी हैं या हम लोग जब फुर्सत मिलता है तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। नहीं कुछ होता है तो हम सरकार के रील देखने लगते हैं। थोड़ा मतलब बात सबको पता है और सब लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उसी थोड़े से समय पे हम बच्चे को अपने पास बिठाएं, दिन भर की एक्टिविटी के बारे में जानें कि आज देखिए जितना हम बच्चे से जुड़े रहेंगे उतना बच्चा हमें प्यार करेगा और हमारी बात सुनेगा। और जब हम अपने में बिजी रहेंगे और जब बच्चा आएगा स्कूल से मोबाइल लेके बैठ जाएगा तो हमारे और बच्चे के बीच में जो वार्तालाप है वो होगा नहीं, तो ना हम बच्चे के बारे में जान पाएंगे और ना बच्चा हमसे अच्छे से जुड़ पाएगा। तो इन चीज़ों को लिए आप ये थोड़ा सा निकालना, आपकी घर की सारी समस्याएं अलग अलग हैं। आप अपने घर की समस्याओं को देखते हुए ये देखिए कि हमारा बच्चा कैसे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मोबाइल हमारे बच्चों की स्वास्थ्य पे कितना असर डाला है। बहुत सी चीज़ें हैं कि हम मोबाइल से लाभ ले सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को मोबाइल हम देते हैं तो बच्चा उसे बिगड़ भी रहा है। गेम खेल रहा है तो लगातार गेम खेल रहा है, ना आपसे खाना अच्छे से खा रहा है, ना वो समय से पढ़ाई कर पाए। इसका शेड्यूल आपको तैयार करना है कि वो किस समय खाना खाए, किस समय उसका पढ़ाई का, किस समय खेलने का, हर जो क्रियाकलाप है उसको आपको तय करना और आपको एक चार्ट बना के रखना है। अगर आप चाहती है कि हमें भी थोड़ा समय मिले और हमारा बच्चा हर चीज में बराबर समय दे पाए, इसी कार्य को करना है। और ये नहीं कि हमें मतलब इतने सारे काम में बहुत बिजी रहते हैं हम परिवार में, आज सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी है, उसको गिनाना तो पॉसिबल नहीं है। समाज को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, बच्चे के प्रति, पति के प्रति या उनके परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई भी अगर समस्या है आज के मतलब बच्चों को लेकर के या कोई समस्या तो हमसे साझा कर सकते हैं और हमारे इतने सर्टिफिकेट बैठे हैं या हमारे प्रबंधन महोदय जरूर जो भी चीजें आप बता रही हैं, जैसा कि मैं देख पाया हूँ, मोबाइल एक मुख्य समस्या हमारे लिए है, लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी सोच है, मैंने उसको वेपन बनाया, मैंने अपना उसको हथियार बनाया, किसको, मोबाइल। लेकिन हम उसे मार्गदर्शित करें उन बच्चों को जो बच्चे मोबाइल देखते हैं। मेरा बच्चा भी पढ़ता है तो मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा अगर तुमको मोबाइल देखना है तो मैं तुमको 1 घंटा मोबाइल दूंगा, लेकिन तुम्हें इतना सबक याद करके सुनाओगे, पढ़ के दिखाओगे, देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू मोबाइल टू यू, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोवाइड। तो उस लालच में वो बच्चा पढ़ता है। तो इस तरह का मान हमको माफ है, आप सभी के पास भी बहुत समस्याएं हैं और अपना खुद का भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो आप थोड़ा सा रील देख लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी चीजों को अपडेट करते हैं। मैं आयोजित आज के इस मातृ सम्मेलन में उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री सत्यप्रकाश राजन जी, जेएस एकेडमी कोड़ाघाट के प्रबंधक आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी, महुआ तिराहे के पास शिवपुर सरवाजगंज वहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल विश्वकर्मा मैम, इस विद्यालय के सभी डेडिकेटेड टीचर्स और मेरे सामने उपस्थित सम्माननीय आप सभी माताएं, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सत्यप्रकाश राजन जी का ये पहला इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें ये माताओं से सीधे संवाद करना चाहते हैं। हम सभी का मानना होता है कि बच्चे अपने माता के सबसे करीब होते हैं, खासतौर से क्लास 5 के नीचे के। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, समझते हैं,
तो अगर हम अपनी बात आपसे करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जो असर होगा वो बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में बहुत ही उपयोगी होगा। इस लगन के मौसम में भी अपने काम को अपने घर पे छोड़ के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के मैं आभार देना, भविष्य में वो आगे बढ़े इसकी कामना करना या बेहतर तरीके से करते हैं। हमारे और आपके बीच में बच्चे को लेके जो थोड़ा सा गैप है, जो हमारी कुछ उम्मीदें आपसे हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, वो हम आपसे चाहते हैं कि एक बार आप उसको सुने समझें और उसमें जहां तक हो सकता है आप हमारी मदद करें। एक्चुअल में आप हमारी मदद नहीं, आप अपने बच्चे की मदद करने के लिए ही हम आपको यहाँ पे हम लोगों ने सभी लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। बजरंग बली जी को जैसे अभी बात हो रही थी ऑफिस में, उनसे बड़ा बलवान, उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। तब उनको एहसास होता है कि अच्छा मेरे पास इतना बल है और मुझे पता ही नहीं। तो आपको कोई चीज़ मुझे समझाना नहीं है, सिर्फ कुछ बातें हैं जो बस शायद हो सकता है मिस कर गई हो, बस उनको एक बार याद दिलाना है। और इस विद्यालय में जब आप बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है आप में से कोई नहीं जानता है। जाने अनजाने आपके द्वारा की जाने वाली जो चीजें हैं उसका हमारे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट पड़ता है ये आपको पता नहीं होता है, इसीलिए शायद आपका ध्यान उस पर आकर्षित भी नहीं होता है। हमारे द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा जब बच्चों को कोई बातें पढ़ाई जाती हैं और आप सोचिए अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई, हमने अगर एप्पल की स्पेलिंग APPLE लिखवा दिया, APPLE के बजाय एक ही पी लिखवाया, और घर जाके वो बच्चा जब उसको याद कर रहा है कि एप्पल की स्पेलिंग APPLE होता है और आप उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, कह रहे हैं बेटा ये तुम गलत पढ़ रहे हो, APPLE होता है, तो वो बच्चा आप ही को बोलने लगेगा कि आप नहीं जानती हो, मेरी मैम ने ये लिखवाया है APPLE, तो यही सही है क्योंकि मैम ने बताया। सही बात है। तो आप सोचिए हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी तरफ से अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई तो उसका असर बच्चे पे कहाँ पड़ता है, जब आप बच्चे के साथ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमसे अनजाने में भूल हो गई, गलती से बोर्ड पर लिखते समय एक भी लिख दिया। आपके द्वारा भी कुछ जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसका क्या असर पड़ता है विद्यालय में ये आपको कभी पता भी नहीं चलता है, उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो एक बार उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। दुनिया का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो छोटे स्कूल में पढ़ता हो या बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हो, उसको पढ़ने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं, यानी 4 चीजें जिम्मेदार होती हैं। बच्चा, उसको पढ़ाने वाले अध्यापक, उस बच्चे के अभिभावक, और चौथा होता है संसाधन। संसाधन का मतलब साजो सामान की बात करते हैं। संसाधन में 2 तरह की चीजें आती हैं, एक गार्जियन के द्वारा उपलब्ध कराने वाली चीजें और एक विद्यालय में मौजूद रहने वाली चीजें। इन चारों में से अगर किसी एक में कमी आ जाए तो उसका सीधा असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ता है। बच्चा पढ़ना चाहता है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास संसाधन मौजूद नहीं है। आपने उसको कॉपी किताब अभी प्रोवाइड नहीं कराया है। 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जून भी चला गया, जुलाई में आप सोचते आप सोच रहे हैं कि ठीक है अब बच्चों का कॉपी किताब ले लें, तो आपको पता है कि इसका असर उस बच्चे पर किस कदर पड़ा होगा, उस अप्रैल और मई को उसने कैसे झेला होगा। वो जो संसाधन है जो आपको समय पर उसको उपलब्ध करा देना चाहिए था, और जब आप 3 महीने के बाद आप उस कॉपी किताब को प्रोवाइड कराएंगे तो भी उसकी कीमत उतनी ही होगी। 2000 में अगर किताबें कॉपियां आ रही हैं, अप्रैल में खरीदेंगे तब भी 2000 की मिलेगी, जुलाई में खरीदेंगे तब भी 2 की मिलेगी। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि वो 2000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे बच्चों की किताब कॉपी के लिए, अगर मैंने अप्रैल में खरीद दिया होता तो पूरा 12 महीना पड़ता। आप जुलाई में खरीद रहे हैं तो उस 2000 को बच्चा 9 महीने इस्तेमाल कर रहा है। तो ये समझदारी की बात हुई या हमारी तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई? समझदारी की बात। उस बच्चे को पढ़ाने में जो टीचर्स ने 2 महीना झेला होगा,
ठीक से मन से पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, कोई काम देते होंगे तो बच्चा घर पे जाके करे क्या, जब उसके पास कोई संसाधन ही नहीं है। वो संसाधन अगर कुछ विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराने वाली चीजें हैं, जैसे डेस्क बेंच है, बोर्ड है, मार्कर है, लाइट है, हवा है, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, अगर इनकी तरफ से कोई कमी आती है तो भी इसका असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। लेकिन हर विद्यालय चाहता है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो, और आपकी तरफ से ये आता है कि एक बार मैंने बच्चे का दाखिला करा दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। तो हम आपको बता दें कि कोई भी विद्यालय ये कोई ऐसा फैक्ट्री चलाने वाला मशीन नहीं है कि इसमें हमने यहाँ से आटा डाला, उधर से बिस्किट बन के और पक के बाहर निकल जाएगा। विद्यालय एक सतत प्रक्रिया चलने वाली चीज है, और बच्चे को और उसको उसके सफल कुर्सी तक पहुंचाने में जो हमारा रोल होता है वो हम आपको ऐसे बता नहीं सकते, उसको हमें करके दिखाना होता है। आपके द्वारा बच्चा जब स्कूल भेजा जाता है और कभी वो बच्चा पूरे यूनिफॉर्म में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि पैंट शर्ट पहना है, जूता ठीक है लेकिन टाई नहीं, कई बार बच्चों का देखा गया है कि टाई है लेकिन नीचे जो है उसने चप्पल या सैंडल पहना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कंप्लीट यूनिफॉर्म में भेजते हैं तब तो आप टाई लगा के भेजिए, अगर नीचे जूता नहीं है तो आप उसके अपने हाथ से उसकी टाई भी निकाल लीजिए, क्योंकि टाई पहन के और चप्पल पहन के आने में बहुत बेइज्जती महसूस होती है। अगर आपके पास शूज उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से फट गया, कोई भी इस तरह की बात हो गई और आप उसको चप्पल या सैंडल बना के भेजते हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने हाथ से उसकी टाई भी निकाल दें। बच्चा अगर यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं आता है, वो क्या क्या चीजें झेलता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छे बच्चे उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, उसको लगता है ना कि ये किसी ऐसे घर से आता है जहाँ पे ठीक से इनको कपड़ा भी पहना के नहीं भेजा जा सकता। तो हम अपने दोस्त ऐसे लोगों को क्यों बनाएं? वो बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है, जिसका एहसास आपको नहीं है। आपके दिमाग में ये है कि अगर टाई लगा के ना भेजें तो हमारे बच्चे की पढ़ाई में उसका क्या रोल है, टाई का क्या रोल है? टाई का रोल नहीं है, टाई उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन उस टाई की वजह से वो बच्चा जो जिस चीज का शिकार हो रहा है वो चीज आपके दिमाग में कभी नहीं पहुंचेगा। आपकी तरफ से अगर समय से फीस न जमा किया जाए और विद्यालय के टीचर, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रिंसिपल उस बच्चे को बार बार अगर टोक रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कभी किसी बच्चे को क्लासरूम में खड़ा करा के बोला गया हो कि बेटा आप अपनी फीस जमा कराओ, है तो बहुत छोटी सी और कॉमन सी बात, लेकिन उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या गुजरता होगा आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चार चीजें जिम्मेदार हैं, तो इन चारों में से कहां से दिक्कत आ रही है? स्कूल के संसाधन से दिक्कत आ रही है, आपके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली चीजों से दिक्कत आ रही है, यहाँ के टीचर्स जो है वो ठीक से पढ़ा नहीं रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, या आप घर पे हमारी मदद नहीं कर पा रहे। कहाँ वो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। आज का ये जो समय है वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो आपका बच्चा बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करिए। आपको में से कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आजकल की किताबें जो है वो इंग्लिश में आ गई हैं, हम चाह के भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ाएंगे? ये मन में सवाल उठता होगा। कोई बात नहीं है, आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके साथ ये समस्या है कि हम इंग्लिश में ठीक से पढ़ नहीं सकते तो कैसे काम पूरा कराएं, ऐसे गार्जियन से मेरा निवेदन है कि बस आप केवल आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं और उनको ये बोलें कि स्कूल से जो वर्क मिला है उसको आपको कर लीजिए, क्योंकि स्कूल में उस बच्चे को पढ़ा के समझाने के बाद ही वो काम दिया गया है। ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है जिसको बच्चा अपने मन से करे, वो जाए खोजे और उसके बाद करे। काम उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में दिए जाते हैं और उस काम को वो जानते हैं कि अगर हम बैठ के करना चाहेंगे तो कर लेंगे।
उनके पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। बच्चा हमेशा वही करना चाहता है जिसमें उसका मन लगे। और पढ़ाई ऐसी चीज आप जानते हैं कि सबके लिए बोझिल काम होता है, वो उसके लिए एक मजबूरी का हिस्सा है। अगर किसी पर्व त्योहार पर अगर 4 दिन की छुट्टी हो जाए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसा काम देना जिससे वो 4 दिन पढ़े। ये हमारी गलतफहमी होती है। 4 दिन की छुट्टी है तो वो 4 दिन मौज करेगा, खेलेगा, पढ़ने के लिए थोड़ी छुट्टी हुई है। विद्यालयों की तरफ से बहुत सारे वर्क दे दिया जाता है कि 4 दिन की छुट्टी है, थोड़ा ज्यादा काम देंगे तो बच्चा पढ़ेगा। ये हमारी गलतफहमी है। वो पढ़ने वाले कुछ ही बच्चे हैं। सही बात है। यहाँ जितने भी लोग स्कूल से रिलेटेड बैठे हैं या जहाँ दूसरे स्कूल जिसको आप लोग जानते हो, पहचानते हो, आपसे कभी अगर बातचीत करने का मौका मिलेगा तो आप उनसे पूछिएगा। ये जितने भी बच्चे आगे निकल रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके गार्जियन से हमें सहयोग मिलता रहा। हम अपने स्कूल की बात आपको बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में जितने भी गार्जियन हैं, बेसिकली 3 तरह के गार्जियन लगभग हर स्कूल में पाए जाते हैं। एक वो हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सजग रहते हैं। उनको पता है कि हमें क्या करना है। एक दिन उनका बच्चा अपसेट हो गया, अब वो एक दिन की जो पढ़ाई है उसका वर्क जो है वो कैसे पूरा करेगा। बच्चा छोटा है, क्लास 1 में है, 2nd में है, वो बच्चा का काम कैसे कंप्लीट होगा। वो गार्जियन नेक्स्ट डे स्कूल पर आते हैं, किसी बच्चे की कॉपी लेते हैं, उसका फोटो खींचते हैं और घर पे जाकर उसको पूरा करवाते हैं। सोचिए इतने जागरूक गार्जियन हमारे पास हैं। ऐसे लोगों की संख्या सीमित है, कम है। दूसरे नॉर्मल गार्जियन है, साधारण, जैसे सभी लोग होते हैं, एवरेज। कभी मन किया देख लिया, रोज नहीं देख पाते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देख लिया, 20-20 में बच्चा ने कुछ पूछा तो उसको बता दिया, समझा दिया। इस तरह की संख्या ज्यादा है। और एक तीसरे तरह के गार्जियन है, उन्होंने एक बार नाम लिखवा दिया, बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसके बाद से वो भूल जाते हैं। कभी कभी फीस जमा करने आते हैं, उनसे पूछे बच्चा किस क्लास में है तो क्लास नहीं बता पाते हैं, हमारा लड़का किस क्लास में पढ़ता है। उस बच्चे को बुलाना पड़ता है, पहचान होती है कि वो किस क्लास का है, तब जाके वो रसीदें कटती हैं। तो आप सोचिए ये 3 तरह के गार्जियन हमारे पास हैं और एक ही तरह का रिजल्ट सबको चाहिए, संभव है? कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ से हम कभी नहीं दे पाएंगे। सही बात है। लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा हमारे बच्चे को ध्यान दीजिए, हमारे बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी यहाँ पे सारे अध्यापक बच्चों पे ध्यान देंगे ही देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। हमारी मजबूरी क्या है कि हमारे पास घंटियों की संख्या सीमित है, 35 से 40 मिनट का समय है। एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है। एक बच्चा बेहद कमजोर है, उसको पढ़ाने के चक्कर में अब हम बाकियों का नुकसान नहीं करा सकते। ऐसे में थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपका थोड़ा सा अटेंशन अगर हमें मिल जाए तो वो बच्चा भी धीरे धीरे नॉर्मल होगा और उसको हम नॉर्मल से उठा के उस अच्छे वाले बच्चों के ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जो किया जाने वाला काम है, समय से बच्चे को विद्यालय भेजना, उसको यूनिफॉर्म में भेजना। जब बच्चे को कोई होमवर्क मिलता है थोड़ा सा उसके पास समय बैठ के बिता लेना कि बेटा जो आपका ये काम है उसको आप बैठ के कर लो। हमें तो यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं, जितने भी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, सभी लोग मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं चेहरे से। आप लोगों के साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है तो आप लोग डायरेक्ट अपने टीचर से, क्लास टीचर से या सर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बच्चा जब स्कूल के लिए चले तो एक बार ये देख लें कि उसके बैग में टाइम टेबल के हिसाब से कॉपी किताब ये सब रखे हुए हैं कि रखे हुए हैं। या आपकी छोटी सी आदत उस बच्चे के ग्रोथ में बहुत बड़ी सहायता करती है और स्कूल के संचालन में वो बहुत सहायता करती है। समय से उनका फीस जमा करवा दीजिए, समय से उनको कॉपी किताब आप उपलब्ध करवा दीजिए। और जो सबसे जरूरी बात वही हुई है कि अपने ओर से उनको प्रतिदिन विद्यालय भेजने का काम किया जाए। बहुत कोई ऐसी आवश्यकता है, शादी विवाह बढ़ गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया, उस केस में ही बच्चों को घर पे रोका जाए। अन्यथा ये छोटी छोटी चीजें हमेशा चलती रहती है। बच्चा बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, आपने उसको घर पे बैठा लिया, तो जब घर पे बैठाएंगे तब भी तो वो दर्द रहेगा ही, दर्द गायब थोड़ी हो जाएगा। आप विद्यालय भेज दीजिए, जब तक पढ़ेगा अगर बहुत ज्यादा होगा सूचना चली जाती है गार्जियन के पास, वहां के अपने बच्चों को ले जाते हैं। 2 पीरियड 3 पीरियड जो ही पढ़ लेगा उसके काम आने वाला है।
अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी अच्छी बातें करने का प्रयास करिए। रात में सोने से पहले आप उससे 2-3 सवाल पूछिए, देखिएगा आपकी इस एक्टिविटी से उस बच्चे के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1-2 बातें, रात में सोने से पहले अगर बच्चा आप के पास सो रहा है तो अपने पास उसको बुला के जरा पूछिए कि बेटा आज विद्यालय में ऐसी कौन सी चीज हुई जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी। देखिए बच्चे का कोई रिस्पांस आता है क्या। आज विद्यालय में तुम्हें कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो तुमने उसका हल कैसे निकाला। देखिए उस बच्चे का दिमाग चलता है या नहीं चलता है, क्या वो चुनौतियों को समझने में सक्षम है, क्या वो चुनौतियों का सामना करने की साहस रखता है। 2-3 सवाल आप केवल उससे सोने से पहले 2-3 सवाल बस पूछ लीजिए। क्या आज आपकी किसी ने मदद की किसी काम के लिए, या आपने कभी किसी की मदद की। किसी बच्चे के पास इरेजर ना हो, पेंसिल ना हो, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, पता चला कि आपके बच्चे ने अपना एक पेंसिल दूसरा था उसको उठा कर दे दिया। जब आप इससे चर्चा करेंगे तो उसको लगेगा कि अच्छा ये मदद, इसको हम लोग मदद भी बोलते हैं, मैंने जो पेंसिल दिया है। तो इस तरह से उसके अंदर दूसरों के प्रति मदद करने की भावना भी जागृत होगी। चुनौतियों को समझना, उसका सामना करना, इस तरह से बच्चों को तैयार करना बहुत जरूरी है। और आखिर में आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, जब भी हम लोग गार्जियन से पूछते हैं कि बच्चे को लेकर आपकी कोई समस्या, कोई कंप्लेन, तो 100 में से 98% महिलाएं बोलती हैं कि सर ये मोबाइल बहुत देखते हैं। आप लोग भी पीटीएम में आते हैं यही बोलते होंगे, सही बात है, मोबाइल बहुत देखता है। इसका जवाब अगर मैं आपको दूं तो शायद आप मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। इसके लिए जिम्मेदार हम और आप ही हैं, हम और आप ही हैं। ये कटु सत्य है, इसको आपको मानने में, डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा। हमारा काम आसानी से हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए हमने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया ताकि तुम यहाँ थोड़ी देर व्यस्त रहो, हम ये काम कर लेते हैं। सही बात है। बच्चे के सामने हम खुद ही मोबाइल चला रहे हैं। मैंने तो 50 ऐसे उदाहरण देखे हैं कि एक कमरे में हम 4 लोग हैं और चारों अपना अपना मोबाइल लेकर व्यस्त हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मम्मी उधर मोबाइल देख रही है, पापा इधर मुंह करके मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा बच्चे, देख रहे हैं। सही बात है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारी छोटी छोटी आदतें जो है बच्चे के जीवन को सरल बना सकती हैं। बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ही न करिए। सुबह यहाँ 8 बजे से स्कूल लगता है, बच्चे को 8 बजे भेजिए, मोबाइल देखिए, कोई दिक्कत है। जब बच्चा आपके पास पहुंचे मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। रात में बच्चा सो जाता है, अगर जल्दी आधा घंटा 1 घंटा जब तक आपकी इच्छा करे मोबाइल देख लीजिए। उसके सामने अपने इस आदत में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, देखिएगा इसका असर कैसे पड़ेगा। लेकिन हम करते ठीक इसका उल्टा है। हम उसी के सामने अपने मोबाइल का जो ये टाइम है वो ज्यादा स्पेंड करते हैं और उससे हम कोशिश करते हैं कि आप मोबाइल ना देखें। ये संभव है? एक टीचर जिसका यूनिफॉर्म देखने लायक ना हो, ये शर्ट बाहर निकला हो, चप्पल पहन के स्कूल आ गए हो, और वो किसी बच्चे को अगर डांटे कि तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए, तो आपको लग रहा है बच्चा उनकी बात सुनेगा? पहले आप उस लायक हो तो जाओ कि आप किसी को बोलने लायक हो सकें। एक गांधी जी की छोटी सी कहानी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हैं। एक बच्चा था, बहुत ज्यादा मिठाई खाता था। ये सही की घटना है, सत्य घटना है। बहुत ज्यादा मीठा खाता था, बार बार बीमार पड़ जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये मीठा छोड़ेगा नहीं तब तक इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन उसके घर परिवार के सारे लोग समझा के थक गए, वो मानने को तैयार नहीं था। छोटा सा बच्चा, मिठाई खाने की इच्छा होती थी, और लास्ट में ये हो गया कि अब अगर ये और मीठा खाएगा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसका मीठा छोड़ना बहुत जरूरी है। महिला बहुत परेशान। तो उस समय पता चला कि गांधी जी अभी आजादी की लड़ाई में शामिल थे, लड़ रहे थे, और सारे पूरे देश के लोग गांधी जी की बात को सुनते थे, मानते थे। किसी ने कहा कि अगर महात्मा गांधी जी बोलते हैं तो हो सकता है कि उसका असर बच्चे पे पड़े, क्योंकि उनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं।
वो महिला अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई और कहा कि महात्मा जी, ये हमारे बच्चे के साथ ये दिक्कत है, अगर मीठा नहीं छोड़ेगा तो ये मर भी सकता है, तो एक बार आपसे निवेदन है कि इसको बोल देते। गांधी जी बेचारे 1-2 मिनट तक सोचे और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको 1 महीने के बाद फिर लेके आना। महिला चली गई, 1 महीने के बाद फिर दोबारा ले गई। तो गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा देखो, ज्यादा मीठा खाने से इस तरह की दिक्कतें आती हैं और अब से मीठा पहले कम कर दो, बाद में धीरे धीरे खत्म कर देना। तो महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये बात तो आप 1 महीना पहले भी कर सकते थे, इसके लिए आप 1 महीने का समय क्यों लगा दिए? तो गांधी जी ने कहा कि तब तक मैं खुद ही मीठा ज्यादा खाता था, तो मैं बच्चे को कैसे मना करूं? इस 1 महीने में मैंने अपनी पहली आदत अपनी सुधारी कि हम उस बच्चे को कहने लायक हो जाएं, तो मैंने अपना मीठा कम किया। उसके बाद आज मैं उस बच्चे से कह सकता हूं कि आप भी थोड़ा मीठा कम कर दो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कई बातें बच्चे के दिमाग और दिल तक पहुंचे, तो पहले आपको उसके सामने अपने आप को उस रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके बात की गंभीरता होनी चाहिए। ये हम माताओं के लिए भी कह रहे हैं और अपने अध्यापकों के लिए भी कह रहे हैं। यहाँ से जितने भी बातें आप बच्चों को बताते हैं, वो बच्चे तभी फॉलो करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, ये सुनने लायक बातें हैं। आज का समय ऐसा समय आ गया है, आप लोग भी जानते होंगे कि 30 सेकेंड का रील हम लोग 3 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि वो 30 सेकंड देखना है कि नहीं देखना है। अगर हमें शुरुआत में तो 3 सेकंड रील पसंद आ गया तब तो पूरा देखेंगे, लेकिन अगर शुरू का पसंद नहीं आया तो तुरंत उसको सरकार के ऊपर कर देते हैं। तो हम 3 सेकंड में डिसाइड करते हैं, हमारा बच्चा डिसाइड करता है कि हमें 30 सेकंड का रील देखना है कि नहीं देखना है। ऐसे में वो हमारी बात को सुने, उसको फॉलो करे। आपको लग रहा है कि आसान काम है? ये बहुत कठिन काम है। तो विद्यालय के संबंध में जो एक विद्यालय आपसे चाहता है, उसी को रखने के आपके सामने कोशिश की गई है। और इसमें जहां तक हो सके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आए। ये आपके द्वारा किया गया कदम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी विद्यालय से। आपने इस विद्यालय में बच्चे का नाम लिखवाया है, तो आप ये तो कुछ चाहते होंगे ना कि विद्यालय हमारे बच्चे के साथ ऐसा करे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। इसके लिए सेकेंड फेज में आपके द्वारा व्यवस्था की गई है कि माइक आपके पास जाएगी। आपके मन में जो भी चीजें होंगी अपने बच्चे को लेके, तो आज आप एकदम खुले मन से वहां से आप रखिएगा। और जो भी समस्याएं होंगी, समस्या को दूर करना जरूरी है। समस्या को पालने की बजाय क्या किया जाए, उसको दूर कर दिया जाए। जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो आपसे हो सके वो आप करिए, और हम दोनों लोग मिलके अपने बच्चे का भविष्य सफल बनाएंगे। यही आज की कामना है। आप लोगों का एक बार फिर से मैं आभार अभिनंदन करता हूँ। बहुत